1999 मुंबई। उस वक्त मुंबई में लगभग 1032 मराठी और 191 हिंदी मीडियम स्कूल्स थे। लेकिन आज हम अगर मुंबई में मराठी, हिंदी और गुजराती मीडियम स्कूल्स ढूंढने की कोशिश करें तो वो ना के बराबर हैं। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास इतने मराठी और हिंदी मीडियम स्कूल्स थे कि मुझे गिनती भी याद नहीं। आज ये भाषाएं स्कूलों में एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। वैसे ये भाषाएं हमारी थी, लेकिन इनकी इस हालत पर हमने आंखें बंद कर ली। ज़्यादातर स्कूल्स भी बदल चुके हैं। इनके नाम सेंट से शुरू होते हैं, जैसे सेंट थॉमस, सेंट जेवियर, सेंट तेरेसा, सेंट मैरीज, सेंट जोसेफ। लोगों को लगता है कि अपने बच्चों को इन नामों वाले स्कूल्स में भेजने से वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन इन स्कूलों में तो सेंटा बेंटा का खेल शुरू है। यहाँ ईसाई त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन भारतीय त्योहारों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। बच्चे हमारे हैं, लेकिन हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। 2023 में लगभग 7.5 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई करने गए। यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ये 7.5 लाख छात्र तो वो थे जिनके पेरेंट्स उन्हें विदेश भेजने में सक्षम थे, या कुछ जैसे तैसे जीवन भर की कमाई लगाकर और लोन लेकर भेज सकते थे। अगर हर कोई भेज सकता तो शायद भारत में स्कूल बंद करने पड़ते और सारे स्टूडेंट्स विदेशों में होते। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति हमें इतनी पिछड़ी लगती है कि विदेशी भाषा, विदेशी कॉन्वेंट स्कूल्स और विदेशों में पढ़ाई उन पर भारी है। हमने अपनी पहचान छिपा ली है और कुछ और दिखने की कोशिश में लगे हैं। कल्चर हमारा खत्म हो रहा है, संस्कृति हमारी खत्म हो रही है और हमने आंखें बंद की हुई हैं। ये सब कोई नई बात नहीं है। कभी विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की, तो आज धर्म परिवर्तन का संटा बंटा वाला खेल चल रहा है और हमें हमेशा अपनी पहचान से ज़्यादा दूसरों की पहचान अच्छी लगी। ईसाई मिशनरीज अपना काम धड़ल्ले से कर रही है, यहाँ तक कि एजुकेशन के बहाने भी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हमारी सभ्यता और संस्कृति अपने उच्च स्तर पर थी, तब ये संटा और बंटा जंगलों और गुफाओं में रहते थे। आज से 2700 साल पहले, जिस वक्त पूरी दुनिया के लोग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, उस वक्त हमारे पास थी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 700 BCE में हुई थी। ये तक्षशिला शहर में था, जो प्राचीन भारत के गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। माना जाता है कि यहाँ एशिया भर से छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ ज़्यादातर चीन, सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया से भी लोग पढ़ने आते थे। अब ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रावलपिंडी जिले की एक तहसील है और इस्लामाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जबकि नालंदा दूसरा। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, उसे हमारे चैनल पेज पर जाकर जरूर देखें। इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रभु श्री राम के भाई भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। यहाँ 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। तक्षशिला में शिक्षा का स्वरूप मॉडर्न यूनिवर्सिटी से अलग था। यहाँ कोई एक संस्था या भवन नहीं था, बल्कि विभिन्न विद्वानों के गुरुकुलों का समूह था। हर एक गुरुकुल किसी विशेष विषय में विशेषता रखते थे। यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषय थे वेद और धर्मशास्त्र, जिसमें चारों वेदों का गहन अध्ययन किया जाता था। अर्थशास्त्र और राजनीति, जिसमें राज्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता था, जिसे चाणक्य ने आगे बढ़ाया। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद और सर्जरी की विधियां सिखाई जाती थी। गणित और खगोल शास्त्र, जिसमें ज्यामिति, अंकगणित और खगोल विज्ञान सिखाया जाता था। युद्ध कला और सैन्य राजनीति, जिसमें राजा और योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। भाषा और साहित्य, जिसमें संस्कृत तथा अन्य भाषाओं का अध्ययन किया जाता था। विद्यार्थी तक्षशिला में 16 वर्ष की आयु के बाद प्रवेश लेते थे। गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता था। पढ़ाई के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं थी। तक्षशिला का वातावरण पूर्णतः शैक्षणिक था। यहाँ के विद्यार्थी सरल जीवन जीते थे और अनुशासन का पालन करते थे। सुबह योग और ध्यान, दिन में अध्ययन और शाम को शास्त्रार्थ उनकी नियमित दिनचर्या का हिस्सा था। यहाँ जीवन का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और समाज सेवा भी था।
अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 12 वर्ष तक अध्ययन के बाद दीक्षा मिलती थी। 500 BCE पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। जातक कथाओं और विदेशी पर्यटकों के लेखों से पता चलता है कि यहाँ के स्नातक मस्तिष्क के भीतर तथा आंतड़ियों तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से कर लेते थे। अनेक असाध्य रोगों के उपचार सरल एवं सुलभ जड़ी बूटियों से कर लेते थे। इसके अलावा अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियों का ज्ञान भी उन्हें था। अध्ययन में क्रियात्मक कार्य को बहुत महत्व दिया जाता था। छात्रों को देशाटन भी कराया जाता था। तक्षशिला से स्नातक होना उस समय अत्यंत गौरवपूर्ण माना जाता था। यहाँ धनी तथा निर्धन दोनों तरह के छात्रों के अध्ययन की व्यवस्था थी। धनी छात्र आचार्य को भोजन, निवास और अध्ययन का शुल्क देते थे तथा निर्धन छात्र अध्ययन करते हुए आश्रम के कार्य करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय एक ऐसे प्राचीन ज्ञान का केंद्र था जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व के विद्यार्थियों को आकर्षित करता था। विश्व के पहले विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों में ऐसे महान विद्वान थे जिन्होंने विश्व को अपनी सोच और ज्ञान से प्रभावित किया। सबसे पहला नाम जो तक्षशिला से जुड़ता है वो है चाणक्य का। चाणक्य यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता और एक महान राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को समर्थन दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी नीतियां आज भी पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट में उपयोगी हैं। जीवक तक्षशिला के एक और अनमोल रत्न जो प्राचीन काल के एक महान वैद्य थे। उन्होंने न केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा में योगदान दिया बल्कि शल्य चिकित्सा में भी प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की। पणिनि, जो संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, भी तक्षशिला के विद्यार्थी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। पणिनि का ज्ञान न केवल संस्कृत भाषा को संगठित करने में उपयोगी रहा बल्कि भाषा शास्त्र के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चरक आयुर्वेद के एक महान आचार्य तथा चरक संहिता जैसे प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ के रचयिता थे। वे भी तक्षशिला के विद्यार्थियों में शामिल थे। उन्होंने शरीर और चिकित्सा के सिद्धांतों पर ज्ञान दिया जो आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का मूल आधार है। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने अनगिनत महान विद्वानों को जन्म दिया जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। ये एक प्रमाण है भारत के ज्ञान और सांस्कृतिक महत्व का। तक्षशिला पर विभिन्न साम्राज्यों का प्रभाव रहा जैसे गांधार, फारसी, मौर्य, ग्रीक, शक, कुषाण और गुप्त साम्राज्य। 460 से 500 कॉमन एरा के बीच हुनों के आक्रमण ने तक्षशिला को पूरी तरह तबाह कर दिया। तक्षशिला के पतन का मुख्य कारण सांस्कृतिक टकराव और इसकी भौगोलिक स्थिति थी। तक्षशिला 3 व्यापारिक मार्गों के जंक्शन पर स्थित था और इसलिए इसने कई आक्रमण झेले, फिर वो चाहे सिकंदर का हमला हो या हुनों द्वारा की गई लूटपाट। तक्षशिला का पतन आक्रमणकारियों और सांस्कृतिक संघर्षों का परिणाम था। आज भारत की स्थिति कुछ हद तक वैसी ही दिखती है। हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। आज लाखों भारतीय छात्र अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में पढ़ाई करने जाते हैं। यह स्थिति हमें तक्षशिला और नालंदा जैसी हमारी प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ की याद दिलाती है जब विदेशी छात्र भारतीय शिक्षा प्राप्त करने भारत आते थे। तक्षशिला के विद्वानों ने संस्कृत जैसी भाषाओं को समृद्ध किया, लेकिन आज भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते हैं और अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। तक्षशिला को केवल इतिहास के संदर्भ में नहीं बल्कि आधुनिक भारत के लिए प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। तक्षशिला याद दिलाती है कि एक समय ऐसा था जब लोग शिक्षा के लिए भारत आते थे। आज हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को फिर से उस स्तर तक पहुंचाने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया की तरह स्टडी इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को आधुनिक शिक्षा में शामिल करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय छात्र अपनी जड़ों से जुड़े रहे, चाहे वे कहीं भी पढ़ाई करें। अगर हम अपनी जड़ों और संस्कृति के साथ जुड़े रहते हुए शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं, तो भारत एक बार फिर शिक्षा का इंटरनेशनल हब बन सकता है।